Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notifications regarding the uploading of new videos. So guys, as we were discussing about solution unit, and in solution unit in our last lecture we discussed about solubility of gases in liquids. Our today's topic is solubility of solid in liquids, कि वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट एक सॉलिड सबस्टांस है और सॉल्वेंट एक लिक्विड सबस्टांस है, तो ऐसे सॉल्यूशंस की जो सॉल्युबिलिटी है ये सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट मींस जो हमने लिक्विड लिया होगा उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी। इसके अलावा टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि प्रेशर का इसमें उतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में एंटर करते हैं, डिसॉल्व होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइसोल्यूशन, कि जिसमें कि एक सॉलिड के पार्टिकल्स जब लिक्विड में एंटर करते हैं प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइसोल्यूशन। और यही सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे जब आपस में कोलाइड करते हैं, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि यही सॉलिड के पार्टिकल जो सॉल्यूशन में एंटर किए हैं इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोलिजन्स होते हैं, तो आपस में टकराने की वजह से ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने कहा कि जो हमने सॉलिड सबस्टांस लिया, इसको जब हम एक लिक्विड में ऐड करते हैं तो कुछ कंसंट्रेशन तक ही हम उस सबस्टांस को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सॉलिड्स के केस में हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी मिलता है कि पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, कि वो सॉल्यूशंस जिनमें गिवन टेम्परेचर पे हम नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकते हैं, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। That solutions are known as saturated solution. तो that means ये जो saturated solution है, this gives us the maximum concentration of solute in the solution. ये जो saturated solution है ये हमें solute की maximum concentration के बारे में बताते हैं कि solution में solute की maximum concentration कितनी होगी। और कुछ हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशन है जिनमें गिवन टेम्परेचर पे हम जितना मर्जी चाहे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट सॉल्यूशंस आर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। पर अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हमें डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मिलता है। वी गेट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द डाइसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें जब हम एक सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करेंगे एक लिक्विड सॉल्वेंट में, we get a solution, तो हमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मिलता है सॉल्यूशन और सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो फर्स्टली जब सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में एंटर करते हैं तो हमें मिलता है डाइसोल्यूशन प्रोसेस, और उसके बाद जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं तो कोलिजन की वजह से वो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होंगे या प्रेसिपिटेट आउट होंगे।
and that process is known as crystallization. तो हमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मिलता है बिटवीन डाइसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो दैट मींस अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में जितने सॉल्यूट के पार्टिकल उस सॉल्यूशन के अंदर होंगे उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे प्रेसिपिटेट आउट भी होंगे। तो इन दोनों के ही बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इसी बेसिस पे अब हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस। हम किसी भी सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं गिवन टेम्परेचर पे टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट अमाउंट विल बी नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सबस्टेंस इन द सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्युबिलिटी को हम फर्दर एक्सप्रेस करते हैं एज मोलर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आल्सो बी डिफाइंड एज द मोलर सॉल्युबिलिटी। जिस तरह से अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो गाइस एट 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्लूकोज की जो मोलर सॉल्युबिलिटी मिलती है दैट इज 6 मोल पर लीटर। ग्लूकोज के केस में ये मेजर किया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्लूकोज की जो मोलर सॉल्युबिलिटी है दैट इज 6 मोल पर लीटर, जिसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो है 6 मोल पर लीटर। तो इसी तरह से हम किसी भी सबस्टेंसेस की मोलर सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं कि गिवन टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन में सबस्टेंस के कितनी मोलर कंसंट्रेशन होगी। जितनी उस सबस्टेंस की मोलर कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी देयर मोलर सॉल्युबिलिटी। जैसा हमने कहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के केस में 20 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया गया है कि इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो है 6 मोल्स पर लीटर, जिसका मतलब ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज की मोलर कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर है। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं फर्दर एज मोलर सॉल्युबिलिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जो एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं किसी भी लिक्विड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसमें सॉल्यूशन में जो सॉलिड और लिक्विड है इन दोनों का ही नेचर अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। तो गाइस ऐसा नहीं है अगर हम कोई भी सॉलिड लें लिक्विड में ऐड किया तो वो सॉलिड उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक जनरल बेसिक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्युबिलिटी पैटर्न मिलता है, विच इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि पोलर सबस्टेंसेस आर soluble in polar solvents and non-polar solutes are soluble in non-polar solvents।
कि जो पोलर सॉल्यूट सबस्टेंसेस होंगे वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया उसमें सॉल्युबिलिटी होगी, और जो नॉन पोलर सबस्टेंसेस हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनकी वाटर में हमें सॉल्युबिलिटी काफी कम मिलती है, जबकि वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और कुछ तो ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स, लाइक का मतलब है कि पोलर सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड और शुगर की, तो सोडियम क्लोराइड के केस में इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी हमें मिलती है दैट इज 5.3 मोल पर लीटर। NaCl को जब हम वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो गाइस NaCl की मोलर सॉल्युबिलिटी है 5.3 मोल पर लीटर, और शुगर के केस में इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी हम मिलती है वाटर में दैट इज 3.8 मोल पर लीटर। NaCl की जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वह 5.3 मोल पर लीटर और शुगर की मोलर सॉल्युबिलिटी है 3.8 मोल पर लीटर। तो इन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर देन दैट ऑफ शुगर, कि NaCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू शुगर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड है, पोलर सबस्टेंस है, जिसकी वजह से ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, जबकि शुगर ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट होने की वजह से वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी हमें कम मिलती है। तो इस मोलर सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि NaCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और शुगर की मोलर सॉल्युबिलिटी NaCl से काफी कम है। देन फर्दर अगर हम बात करें नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, बोथ ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, जबकि इनकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हमें मिलती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक ईथर्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, इनकी सॉल्युबिलिटी हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा मिलती है, जबकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल हैं। तो तभी हमने गाइस कहा कि दोनों का नेचर, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है, दोनों का नेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जिन सॉलिड और लिक्विड में सिमिलैरिटी है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में, तो उन सॉलिड्स की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। कि वो सॉलिड और लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, ऐसे सॉलिड और लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सिमिलर हैं, ऐसे सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा शो कर सकते हैं। तभी हमने कहा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों ही अफेक्ट करते हैं सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में। देन सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स दैट इज टेम्परेचर। तो सेकंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ग्रेटली अफेक्ट करता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटीज को लिक्विड्स में। पर लेकिन टेम्परेचर के साथ जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी चेंज होगी वो डिपेंड करेगा उन सॉल्यूशंस की जो एंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन की वैल्यू है। डेल्टा H की जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन की उस पे डिपेंड करेगा कि उन सॉलिड
सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। तो फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस with the increase in temperature। तो हमने कहा कि ऐसे सॉल्यूट जिनको अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करें तो ऐसे सॉल्यूशंस का जब हम टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने पे उन सॉलिड सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी। तो ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनकी इंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, विच आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। कि ऐसे सॉल्यूशंस जो एंडोथर्मिक प्रोसेस को शो करते हैं कि जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड करें तो ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर इन सॉल्यूशंस की इंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी। क्योंकि यहां पे अगर हम ली चैटलर प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो ली चैटलर प्रिंसिपल स्टेट करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है टुवर्ड्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पे ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, फॉरवर्ड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसीलिए जब हम इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। दैट मींस इस सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्यूशन बनेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। डाई सॉल्यूशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग as we go on increasing the temperature। तो जिस तरह से हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो इन सबस्टेंसेस को अगर हम वाटर में ऐड करें तो टेम्परेचर के बढ़ने से इन सबस्टेंसेस की सॉल्युबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। देन सेकेंड वन, हम उन सॉलिड्स की बात करेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज होती है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये केस हमें उन सॉल्यूशंस में मिलता है जिनकी इंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव हो। वो सॉल्यूशंस जिनकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसे सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि अब अगर हम इस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड जो प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस जो सॉलिड है उसकी क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फर्स्टली हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
और सेकेंडली हमने कहा हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और वो सॉल्यूशंस कौन से होंगे जिनकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस केस में अगर हम बात करें, जिस तरह से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, या जिस तरह से लिथियम सल्फेट है या सीरियम सल्फेट है, या अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कि सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होगा, तो इन सभी सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड सबस्टेंसेस हैं जो कि इरेगुलर बिहेवियर को शो करते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो थर्ड वन, the solubility of solids shows irregularity with the increase in temperature। तो थर्डली हमने बात कर रहे हैं कि वो सॉलिड सबस्टेंसेस की जो इरेगुलर बिहेवियर को शो करेंगे सॉल्यूशन में जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉलिड सबस्टेंसेस हैं जिनको जब हम लिक्विड में ऐड करें सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहले टेम्परेचर के बढ़ने से उन सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और फिर एक स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब हम और ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज होती है। हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड सबस्टेंसेस हैं जिनको जब हम लिक्विड में ऐड करें तो टेम्परेचर के बढ़ने से उन सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उन्हीं सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में डिक्रीज होती है। तो जिस तरह से अगर हम लेते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट मीन सोडियम सल्फेट कंटेनिंग 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं अबव 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ये अपने 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म में। तो दैट मींस इस टेम्परेचर के बिलो इसकी हमें हाइड्रेटेड स्टेट मिलती है, और इस टेम्परेचर के अबव हमें इसकी एनहाइड्रस फॉर्म मिलती है। तो जो हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है 32.8 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको वाटर में ऐड करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एट 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, और उस टेम्परेचर के अबव सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि 32.8 डिग्री सेल्सियस पे ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट की जो हाइड्रेटेड फॉर्म है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसकी जो एनहाइड्रस फॉर्म है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सोडियम सल्फेट की जो हाइड्रेटेड फॉर्म है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, और सोडियम सल्फेट की जो एनहाइड्रस फॉर्म है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर हम रेज करेंगे सॉल्यूशन का, तो सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोडियम सल्फेट अपनी हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस मिलते हैं। फर्स्ट हमने कहा हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड सबस्टेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो वो ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनकी इंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंडली हमने कहा वो सॉलिड
जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है सॉल्यूशन में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये वो सॉल्यूशन होंगे जिनकी इंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। एंड थर्डली हमने कहा कुछ हमारे पास ऐसे सॉलिड्स हैं जो इरेगुलरिटी को शो करते हैं सॉल्यूशन में, कि जैसे हमने कहा हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट, तो ये इरेगुलरिटी को शो करता है कि जब हम पहले टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी, पर इस टेम्परेचर के बाद सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोडियम सल्फेट अपनी हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे 32.8 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन मींस चेंज होना। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज देयर ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट सॉलिड सबस्टेंसेस के केसेस जो कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी में वेरिएशन को शो करते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो गाइस जो प्रेशर है, प्रेशर इन सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी पे उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, एंड सॉलिड एंड लिक्विड दीज आर इन हाईली इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंसेस। तो हाईली इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से प्रेशर का यहां इन सॉल्यूशंस के केसेस में उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड बोथ ऑफ देम आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की होती है, सो सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो हाईली इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से इन सॉल्यूशंस पे प्रेशर का उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम NaCl को ऐड करते हैं वाटर में, तो अब अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में डाइसोल्यूशन कर रहे हैं NaCl की वाटर में, तो उन कंडीशन से अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं बाय 500 एटमॉस्फेयर्स, अगर हम NaCl को जब वाटर में ऐड करें तो नॉर्मल प्रेशर से अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं 500 एटमॉस्फेयर्स, 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर हमने उसका बढ़ा दिया, तो उससे भी सॉल्युबिलिटी में उतनी ज्यादा चेंज नहीं आएगी। सॉल्युबिलिटी जस्ट चेंजेस बाय 2.3%। हमने कहा अगर हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए नॉर्मल प्रेशर पे, तो अगर हम उस नॉर्मल प्रेशर से सॉल्यूशन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं बाय 500 एटमॉस्फेयर्स, तो 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ने से भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी में उतनी ज्यादा चेंज नहीं आएगी। सॉल्युबिलिटी में हमें जो वेरिएशन मिलेगी दैट इज ओनली बाय 2.3%। तो दैट मींस प्रेशर का उतना ज्यादा अफेक्ट इन सॉल्यूशंस पे नहीं होता है, जिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक सॉलिड होगा और सॉल्वेंट एक लिक्विड सबस्टेंस होगा। तो ये थे गाइस 3 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड्स में। तो फर्स्ट हमने कहा नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही नेचर अफेक्ट करेगा, जिसमें हमने जनरल बेसिक प्रिंसिपल के बारे में कहा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर सॉल्यूट सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सेकेंडली हमने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है इन सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को। तो हमने कहा जिन सॉल्यूशंस की इंथैल्पी चेंज ऑन सॉल्यूशन डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऐसे सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेकेंडली हमने उसमें कहा जिन सॉल्यूशंस की डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव है,
ऐसे सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और थर्डली हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि इरेगुलर बिहेवियर को शो करते हैं। पहले टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और फिर टेम्परेचर के बढ़ने से फर्दर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि उनमें ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलती है। जैसा कि हमने सोडियम सल्फेट के केस में कहा कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्डली हमने बात की प्रेशर की, तो प्रेशर इनसिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का केस है विच आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, जिसकी वजह से प्रेशर उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा इन सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो ये थे गाइस 3 फैक्टर्स। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ ट्यून रहने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू गाइस।